एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब लोकतंत्र के जो वादे हैं वो जाति, अपराध और राजनीति के एक ऐसे खतरनाक जाल में उलझ जाएं? जहां सही और गलत का फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। हाँ, बिल्कुल। आज हम मृत्युंजय शर्मा की किताब ब्रोकन प्रोमिसेस पर आधारित एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे बिहार के उस दौर को समझने की, मतलब 1990s से 2005 के बीच का वो समय, जब एक तरफ तो सामाजिक न्याय की एक जबरदस्त लहर उठी, लेकिन दूसरी तरफ अपराध और असुरक्षा का अंधेरा भी उतना ही गहरा होता चला गया। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का राजनीतिक इतिहास नहीं है। ये एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे अच्छी मंशा से शुरू हुई चीजें भी गलत दिशा में जा सकती हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी टक्कर हमें देखने को मिलती है वो दो बिल्कुल विपरीत ताकतों के बीच है। एक तरफ वो उम्मीद थी कि सदियों से दबे हुए लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, और दूसरी तरफ वो खौफनाक सच्चाई थी जहां कानून का राज लगभग खत्म हो चुका था। तो ये उम्मीद और खौफ की एक मिलीजुली कहानी है। बिल्कुल। उम्मीद और खौफ, ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो चलिए इसी उम्मीद से शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है लालू प्रसाद यादव के उदय से। एक ऐसा नेता जो बहुत ही साधारण परिवार से आया और जिसने बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल दिया। हाँ, उन्होंने पिछड़े वर्गों को एक ऐसी आवाज दी जो पहले कभी सुनी नहीं गई थी। सामाजिक न्याय का नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, वो उस वक्त की राजनीति का, कह सकते हैं, केंद्र बन गया था। बिल्कुल। और उसे क्रांति कहना गलत नहीं होगा। सोचिए, जिन समुदायों ने कभी सत्ता के गलियारों की तरफ देखा भी नहीं था, उन्हें लग रहा था कि अब सरकार उनकी अपनी है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। लेकिन और यहीं पे कहानी का सबसे पेचीदा मोड़ आता है। इस किताब में लेखक एक बहुत जरूरी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिनिधित्व मिलना एक बात है, लेकिन शासन चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। अच्छा। हुआ ये कि सामाजिक न्याय की इस लहर के साथ साथ कुछ और लहरें भी उठी। अपराध की, भ्रष्टाचार की और प्रशासनिक नाकामी की। मतलब एक हाथ से कुछ दिया जा रहा था और दूसरे हाथ से कुछ बहुत कीमती छीना जा रहा था। ये तो बड़ा विरोधाभास है। यही इस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ लोगों को सम्मान और पहचान मिल रही थी, जो बेहद जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी खत्म हो रही थी। प्रशासन की पकड़ इतनी कमजोर हो गई कि जातीय ध्रुवीकरण, मतलब जाति के नाम पर समाज का बंटवारा, पहले से कहीं ज्यादा तीखा और हिंसक हो गया। तो जो आंदोलन न्याय दिलाने के लिए शुरू हुआ था, उसी के साये में अन्याय का एक नया दौर पनपने लगा। बिल्कुल। और ये अन्याय हमें उस दौर की सबसे भयानक सच्चाई की तरफ ले जाता है, जिसे किताब में जाति युद्ध कहा गया है। ये शब्द सुनने में ही कितना डरावना लगता है। ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये जमीन पर लड़ी जाने वाली असली जंग थी। हाँ, ये असली जंग थी। देखिए, जब लोगों का सरकार और पुलिस पर से भरोसा उठ जाता है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा लेते हैं। और बिहार में यही हुआ। अलग अलग जातियों ने अपनी निजी सेनाएं बना ली। ये कोई छोटी मोटी गैंग नहीं थी। ये हथियारों से लैस संगठन थे, जिन्हें ताकतवर नेताओं, मतलब बाहुबलियों का संरक्षण मिला हुआ था। और इनका मकसद क्या था? मकसद था अपनी जाति के दबदबे को कायम रखना और दूसरी जातियों को दबाना। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है बहुत भयानक हुआ होगा। नतीजा नरसंहारों के रूप में सामने आया। नरसंहार? हाँ, बात सिर्फ राजनीतिक हत्याओं की नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे गांव पर हुए हमलों की, जहां जातीय रंजिश में दर्जनों लोगों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। हे भगवान! ये वो नरसंहार थे जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर कुछ महीनों में एक बड़ी खबर आती थी, जिसने बिहार की छवि पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे मिटने में सालों लग गए। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक सीधा सवाल उठता है कि उस वक्त राज्य सरकार कर क्या रही थी? पुलिस, प्रशासन, ये सब कहाँ थे? यही तो इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा था क्योंकि राज्य की जो संस्थाएं थीं, वो या तो कमजोर कर दी गई थी, या फिर वो खुद इस लड़ाई में एक पक्ष बन गई थी। बिल्कुल। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या मूक दर्शक बनकर खड़ा रहे, तो समाज में खालीपन आ जाता है, एक वैक्यूम। और राजनीति और समाज का नियम है कि कोई भी वैक्यूम ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता। और इस वैक्यूम को भरा अपराध और राजनीति के गठजोड़ ने। हाँ, किताब में एक जगह कहा गया है कि उस दौर में बिहार में अपराध एक उद्योग जैसा बन गया था, एक इंडस्ट्री। बिल्कुल सही पकड़ा। डरी इसका प्रोडक्ट था और पैसा इसका प्रॉफिट। वाह! और ये इंडस्ट्री तभी चलती है जब सरकार की अपनी लॉ एंड ऑर्डर की इंडस्ट्री ठप हो जाए।
अपहरण एक ऐसा ही उद्योग बन गया था जिसे अपहरण उद्योग कहा जाने लगा। अपहरण उद्योग? हाँ, डॉक्टरों, इंजीनियरों, व्यापारियों का अपहरण होता था और उनसे मोटी फिरौती वसूली जाती थी। यह सब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि इसने बिहार से प्रतिभा और पूंजी के पलायन को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। और यहीं से बाहुबली नेता का जन्म होता है। ये शब्द हम आज भी सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या था उस दौर में? इसका मतलब था एक ऐसा आदमी जो सरकार के पैरेलल अपनी सरकार चला रहा था। अपनी सरकार? हाँ, अगर आपको जमीन का कोई विवाद सुलझाना है तो आप कोर्ट नहीं, उसके पास जाते थे। अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप पुलिस को नहीं, उसे फोन करते थे। वो एक ही साथ जज भी था, पुलिस भी और अक्सर अपराधी भी। अच्छा। उसके पास 3 चीजों का कॉकटेल था: हथियार, पैसा और राजनीतिक संरक्षण। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। लोग ऐसे बाहुबलियों को, ऐसे अपराधियों को चुनते ही क्यों थे? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब उस दौर की सामाजिक सच्चाई में छिपा है। जब कानून सबके लिए बराबर काम नहीं करता तो लोग अपने लिए एक मजबूत रक्षक ढूंढते हैं, भले ही वो एक अपराधी क्यों ना हो। तो लोगों की सोच ये बन गई थी कि ये अपराधी तो है, पर ये हमारी जाति का है, हमारा आदमी है। बिल्कुल, ये हमें दूसरी जाति के बाहुबली से बचाएगा। तो ये हमारा अपराधी बनाम तुम्हारा अपराधी की लड़ाई बन गई। ये तो एक पूरी तरह से उल्टा सिस्टम है। एक कमजोर और असुरक्षित समाज में एक बाहुबली नेता सुरक्षा और न्याय की झूठी गारंटी देता था और लोग उस गारंटी को वोट देने पर मजबूर हो जाते थे। वाह, मतलब जो संस्थाएं हमें बचाने के लिए बनी है, उन्हीं की नाकामी लोगों को अपराधियों के पास जाने पर मजबूर कर रही थी। यही हो रहा था। और इस सब में न्यायपालिका, मतलब कोर्ट कचहरी का क्या रोल था? अगर हम लोकतंत्र को एक इमारत की तरह देखें तो न्यायपालिका उसकी नींव है। और लेखक के अनुसार बिहार में उस दौर में इसी नींव में दीमक लग गई थी जब गवाह डर के मारे कोर्ट में आके मुकर जाएं। उन डॉक्टरों की कहानियां हैं जिन्हें या तो रंगदारी देनी पड़ी या अपना घर बार छोड़कर राज्य से भागना पड़ा। और उन ईमानदार सरकारी अधिकारियों की कहानियां हैं जिन्होंने सिस्टम से लड़ने की कोशिश की और उन्हें या तो ट्रांसफर कर दिया गया या उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। बिल्कुल। और उन लाखों करोड़ों आम लोगों की कहानियां हैं जो हर रोज बस इसी डर के साए में जीते थे कि अगला नंबर उनका तो नहीं। ये कहानियां बताती हैं कि इस पूरी व्यवस्था की असली कीमत आम लोगों ने चुकाई। और यही ब्रोकन प्रोमिसेस यानी टूटे हुए वादों का असली मतलब है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, ये उन टूटे हुए जीवन, टूटे हुए सपनों और व्यवस्था पर टूटे हुए भरोसे का प्रतीक है। जब संस्थाएं विफल होती हैं तो उसका खामियाजा हमेशा आम नागरिक को ही भुगतना पड़ता है। हाँ, चाहे वो सुरक्षा की गारंटी हो, न्याय की उम्मीद हो या अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना हो, ये सब उस दौर में टूटता हुआ दिखा। तो इस पूरी बातचीत के बाद इस सब का मतलब क्या है? इस गहरे और मुश्किल दौर से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कुछ बहुत जरूरी सबक हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक तो ये है कि सामाजिक न्याय और कानून का राज, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, आप एक को चुनकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। सिर्फ प्रतिनिधित्व दे देना ही काफी नहीं है, संस्थाओं का मजबूत और निष्पक्ष होना भी उतना ही जरूरी है। और दूसरा सबक शायद जातीय राजनीति से जुड़ा है ना? बिल्कुल, जब जातीय पहचान एक नागरिक होने की पहचान से बड़ी हो जाती है तो समाज जुड़ने की बजाय टूटने लगता है, खासकर तब जब इसमें हिंसा और अपराध घुल मिल जाएं। और तीसरी सीख, जो शायद सबसे डरावनी है, वो ये कि लोकतंत्र एक इमारत की तरह है और न्यायपालिका उसकी नींव है। और अगर नींव में दीमक लग जाए तो फिर चाहे आप कितनी भी खूबसूरत दीवारें खड़ी कर दें, पूरी इमारत ढह जाएगी। और आखिरी सबक ये है कि सच्चा बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता। ये तब आता है जब नेता जवाबदेह हों और जनता सिर्फ जाति या धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि सुरक्षा, विकास और न्याय के मुद्दों पर सवाल पूछना शुरू करे। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। ये कहानी भले ही बिहार के एक खास दौर की है, लेकिन इसमें हर लोकतंत्र और हर समाज के लिए सबक छिपे हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना है? या इसकी असली परीक्षा इस बात में है कि वो अपने सबसे कमजोर नागरिक को भी सुरक्षा और न्याय की गारंटी दे पाता है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको सिर्फ बिहार के संदर्भ में नहीं, बल्कि अपने अपने समाज के संदर्भ में भी बार बार खुद से पूछना चाहिए।